अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क में सियासत का माहौल बहुत तेजी से गर्मा रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो हर जगह की एक नई सियासत नजर आ रही है। कोशिश तो तमाम तर सियासी जमातें ये कर रही हैं कि 2022 में अपनी सियासी तहरीक को मुतहरिक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने वोट बैंक को एक्टिव करते हुए नजर आए। इसी मामले में हम ये भी देख रहे हैं कि किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा लॉन्ग मार्च करने का इरादा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 27 तारीख को कराची से रवाना होगा और इसका इख्तिताम इस्लामाबाद पे होगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जहां पे वफाक में हुकूमत और इक़्तिदार की हवाले से मामलात गर्म हो रहे हैं, तो वहीं पे सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो मामलात कुछ और तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर हम बात करें बिलखुसूस कराची की, तो कराची में इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, कुछ लाकानूनी का मामला बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कराची में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को के लिए बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत से लोगों का तशवीश भी है कि न जाने कराची जो कि काफी अरसे से बहुत पुरअमन शहर रहा, काफी बेहतर रहा, अब आखिर कराची में क्या कुछ मामला हुए और क्यों कराची का अमन उस तरीके से अब कायम ना रह सका। कराची में गुज़िश्ता चंद दिनों के रोज बड़ी सारी वारदातें हुई और इन मुख्तलिफ वारदातों में सबसे बड़ा जो अलमिया नजर आया वो ये कि सिर्फ इसमें माली नुकसान नहीं बल्कि जानी नुकसान भी देखने में आया। इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से इस वक्त कराची में जिस अंदाज से हेडलाइंस बन रही हैं, ये किसी भी तौर पे बेहतर नहीं कि कराची एक बार फिर से स्ट्रीट क्राइम और इस तरह की खबरों की जीनत बना हुआ है। और आज कराची में जहां भी देखें तो यकीनी तौर पे हर शख्स, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स इस बात को लेकर परेशान है कि ना जाने कब स्ट्रीट क्राइम की अगली वारदात का निशाना वो बन जाए, कब अगली किसी इस तरह की इवेंट का निशाना वो बन जाए। और ये तमाम तर कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मामलात वैसे ही नजर आते हैं। और अफसोस ये भी है कि कराची में जिस अंदाज से मामलात चल रहे थे वो पहले काफी बेहतर थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई और यकदम तब्दील हुई। जैसे ही हमने नए साल की बात की और 2022 में हमने कदम रखा तो इस तमाम तर कार्रवाई में बड़ी तेजी आई। इस तेजी की वजह क्या है और अब आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अगला लाएअमल क्या होगा, इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जनाब इकबाल सांद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवाइजर टू सीएम भी हैं। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, कराची के अमन को किसकी नजर लगी। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब पहले तो ये बताएं कि कराची के अमन को किसकी नजर लग गई, क्या हुआ कि कराची जो कि काफी बेहतर तौर पर प्रोग्रेस कर रहा था, हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से काफी कोशिश की गई कि कराची की जो खूबसूरती जो कि काफी अरसे से मान पड़ी थी उसके ऊपर भी काम किया जाए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात हुई, लेकिन अब वो अमन जो कराची का था अब उसको किसी की नजर लगती हुई नजर आ रही है। जी वरदोस, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनी तौर पर आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यकीनी तौर पर पिछले कुछ दिनों से कराची की सूरत हाल अबतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कराची और आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने इस बात को एडमिट किया कि पीपल्स पार्टी कराची में परफॉर्म कर रही थी, कराची को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, हम ये समझ रहे कि पता नहीं ये कौन सा सिलसिला हुआ अचानक कि जिस तरह शहर, एक याद है आपको, तवील अर्से तक शहर के अंदर इस तरह का निजाम था कि स्विच ऑन होता था और स्विच ऑफ होता था। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल अभी जो डेवलप हुई है हालिया दिनों में, तो ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत प्लानिटेड चीजें हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह की चीजें हुई हैं और हुकूमत सिंध को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इस तरह लगा जैसे कोई स्विच, जैसे माजी में ऑन हुआ करते थे, ऐसा कोई स्विच ऑन हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर इस बात से फिक्रमंद भी है, हुकूमत सिंध फिक्रमंद भी है कि जनाब ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है इसको किसी तरह काबू किया जाए। यकीनन इससे पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी यकीनी तौर पर, बड़ा शहर है, परेशान। तो रेंजर्स की जो सूरत हाल है उसमें भी हम चाहते हैं कि रेंजर्स अपना किरदार जैसे पहले अदा करती रही है आगे भी अदा करेगी और अमन बहाल होगा इंशाल्लाह। कि थोड़ी सी सूरत हाल अभी डेवलप हुई है, इस पर काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि चंद दिनों में इसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इकबाल साहब, आपने कहा कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाता था और अब भी कुछ इसी तरह के मामलात नजर आ रहे हैं कि जैसे ही 2022 में हमने कदम रखा कोई नया स्विच ऑन हुआ, कुछ पता चल सक रहा है कि क्या वजह है कि कराची में ये अनासर फिर से सरगर्म हुए और अगर ये हुए तो ताल्लुक कहां से? बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद मैं अभी डिस्क्लोज ना कर सकूं आपके, लेकिन इदारे जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इंतहाई करीब हैं इन चीज़ों के। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पेशरफ हुई है। एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसने कराची के मुख्तलिफ एरियाज में ये कार्रवाइयाँ की हैं और आप समझ सकते हैं जो जिन डिस्ट्रिक्ट में ये कार्रवाई की है वो डोमिनेटेड किन एरियाज पर मुश्तमिल है। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी भी निस्बतन बेहतर हैं। 6 जिलों में 3 एक जिले जो है निस्बतन बेहतर है और 3 जिलों में ये कार्रवाई ज़्यादा है। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है इसका माजी भी देखा जा रहा है
इसमें जो गिरोह कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे इंक्वायरी भी की जा रही है, मालूमात हासिल की जा रही है और बहुत करीब है। और बहुत सारी चीजें जो डिस्क्लोज करने की नहीं होती, मैं समझता कि वो आपसे मैं यहाँ आपके टीवी चैनल पे बैठ के डिस्क्लोज करूँ। सही, फेयर इनफ। लेकिन इकबाल साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियां लॉन्ग मार्च की तरफ हैं, तो पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी और तमाम तर आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ मरकूज हो, शायद कराची इस वक्त कुछ नजरअंदाज सा नजर आ रहा है? देखिए, पार्टी और हुकूमत दो अलग अलग चीजें हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हुकूमतें नहीं चलाते, हुकूमतें चलाने वाले लोग चलाते हैं। वज़रा चलाते हैं, असेंबली से चलती है, वजीरों से मशूरों से चलती है और ब्यूरोक्रेसी से चलती है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उससे इस बात को कनेक्ट करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। हम डेली बेसिस पर वर्कर इजलासिस करते हैं, डेली वर्किंग बेसिस पर हम जो मीटिंग्स करते हैं, हम मोटिवेशनल इवेंट्स करते हैं, हम पब्लिक की मटेरियल यूज करें शहर में, तो ये अलग चीज है। इंतजामिया अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। लेकिन ये तो उस वक्त इंतजामिया हरकत में होगी जिस दिन हमारी रैली होगी। उस दिन मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है जो है सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर होगी, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर होगी, पुलिस अफसरान हो सकते हैं इन्वॉल्व हो। लेकिन ये स्पेसिफिक 27 तारीख का दिन होगा और वो एक ही दिन की स्टोरी होगी, इतवार का दिन होगा, हम कराची क्रॉस कर जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये सारी बातें कोई पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी के इंतजाम में खुदा खास करने की है या रेंजर्स लगी है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मैं समझ रहा हूँ इसे हमें अलग ही रखना चाहिए। इकबाल साहब, आपने रेंजर्स की बात की, मैं इसकी तरफ तो आऊंगा, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट हमने देखा एडिशनल आईजी गुलाम नबी साहब की तरफ से कि 10,000 लोग जो स्ट्रीट क्राइम की मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार किए गए थे, 8,000 लोग बेल पे रिहा हैं। यानी कि इस वक्त कराची शहर में कमोबेश 8,000 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डाउट इजीली किया जा सकता है, और इसके अलावा बहुत से दीगर चेहरे इसमें होंगे जो नए होंगे, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए होंगे। इतनी बड़ी तादाद में कराची जैसे शहर में अगर इस तरह के लोग होंगे और सजा जजा का एक निजाम बेहतर नहीं होगा, तो कैसे इस शहर को मुकम्मल तौर पर देर पा अमन के लिए तैयार किया जा सकता है? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बहुत सारे पहलू हैं कि हमने हर पहलू पर अगर हम नजर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ पूरा पाकिस्तान तो आबाद है अपनी जगह, लेकिन इस शहर में पाकिस्तान से बाहर के लोग भी आबाद हैं। अगर मैं कहूँ शहर में अफगानिस्तान के लोग आबाद हैं तो भी गलत नहीं होगा। मैं कहूँ कि इस शहर में बंगाली भी आबाद हैं तो भी गलत नहीं होगा। इस शहर में देखिए, इसके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं दीगर शहरों के मुकाबले में। देखिए, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है, तो लाहौर में आपको पाकिस्तान की हर कौमियत नहीं मिलेगी, वहां पे आपको 90% जो है पंजाब के लोग ही मिलेंगे। लेकिन कराची निस्बतन डिफरेंट है, तो इसकी साइकी भी डिफरेंट है। इसमें लोग जो रहते हैं वो जो कराची आई से उनकी साइकी अलग है, जो बाहर से आते हैं उनकी साइकी अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा एक पहलू जो बीच में आपने सुना होगा कि लोग देखें खुदकुशियों पर भी मजबूर हैं, लोग अपने बच्चे बेचने पर भी मजबूर है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक एलिमेंट है। लेकिन इकबाल साहब, बेरोजगारी का अगर एलिमेंट होता तो ये तो तमाम तर सूबों में सूरत हो सकती थी ना। आज लाहौर में उस अंदाज से स्ट्रीट क्राइम नहीं बढ़ रहा, पेशावर में नहीं बढ़ रहा। प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। जी जी, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बेरोजगारी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो एलिमेंट भी मौजूद है स्ट्रीट क्राइम में या वारदातों में। देखिए, जहाँ भूख अफलास और बेरोजगारी में इजाफा होता है वहाँ क्राइम में इजाफा होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर लोग बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, तो खुदकुशी के साथ साथ लोगों ने अपने बच्चों को सेल करने में भी इजाफा हो रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, आज की रिपोर्ट है कि लाहौर में भी जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जहां पर अगर मैं ये कहूँ कि खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी, आपने जो बात की 8,000 लोग, तो 8,000 लोग पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़े जमानत पे, ये अदालत से छूटे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर किसी शख्स का मोबाइल अगर 50,000 का छीन जाता है या लाख रुपए का छीन लिया जाता है, तो वो अपनी एनर्जी कोर्ट में जाया नहीं करता, वो अपने केस को लुक आफ्टर नहीं करता। वो क्या करता है, वो ठीक है FIR कटवा के वो घर बैठ जाता है, प्रोसिक्यूशन अपना काम करती होती है। लेकिन जब वो शराब परेड का वक्त आता है, कोर्ट जाने का वक्त आता है, तो मोस्टली केसेस में मुद्दई कोर्ट नहीं जाते, अपने केस को फॉलो नहीं करते। तो होता यह है कि कोर्ट के पास भी कोई चॉइस नहीं होती, फिर कोर्टें जमानत देना शुरू कर देती है।
और फिर यही लोग जमानत लेकर क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इकबाल साहब, आप तो जानते हैं कि नहीं एक आम शहरी के लिए जो कोर्ट कचहरी का मामला होता है वो किस अंदाज से होते हैं, फिर पुलिस का जो निजाम है, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि अवाम के और पुलिस के दरमियान एक गैप है जो कि बहुत बड़ा है, और ये गैप किसी भी तौर पे ब्रिज होता हुआ नजर भी नहीं आया। अगर ताल्लुकात अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर हो तो लोग क्यों नहीं थानों में जाएंगे, क्यों नहीं एक कंफर्टेबल माहौल में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और वहां पे उस तफ्तीश का हिस्सा भी बनेंगे। देखिए पुलिस, यकीनन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको जी अवाम जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है थाने जाने से, लेकिन कतई इसका मतलब कतई ये नहीं कि लोग थाने नहीं जाते, लोग अपनी रिपोर्ट नहीं करवाते। डेली एफआईआर होती है, मीन्स के लोग जाते हैं, एफआईआर कटवाते हैं, अपनी चोरी की, अपने घर में होने वाली वारदात की, अपनी गाड़ी चोरी की, स्ट्रीट क्राइम की, वो रिपोर्ट होती है। इसलिए क्राइम का रेशो भी ज्यादा नजर आता है। जब रिपोर्ट होती है तभी नजर आता है। मेरा मकसद कहने का ये है कि मैं ये नहीं कहता कि जी बहुत अच्छे अंदाज में जो है लोगों को डील किया जाता है, लेकिन इनको कोताहियां कमी होती होंगी। रवैयों की बात है, पुलिस अफसरान होते हैं, वो भी आपके मेरे जैसे इंसान है, और जो कंप्लेन करने जाते हैं वो भी आपके मेरे जैसे इंसान है। तो बात रवैयों की होती है। बाज जगह रवैये बहुत अच्छे होते हैं, बाज जगह रवैये ठीक नहीं होते, इसको यूज करने की जरूरत है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पुलिस एफआईआर नहीं करती, किसी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। ऐसा नहीं है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। और अगर मैं और आप भी अपना जो फर्ज है, देखिए हम डिपेंड कर देते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को। देखिए वकील केस लड़ता है, लेकिन वकील के पास डिग्री होती है इसलिए केस लड़ता है। बेसिकली केस तो मुद्दई खुद लड़ता है, क्योंकि अपना केस वो अच्छे तरीके से वकील को जब पेश करता है तो वकील को आसानी होती है केस लड़ने में। तो बात यह है कि असल में तो मुद्दई केस लड़ता है ना। ये बात ठीक होगी कि चले इसके ऊपर मामलात हैं, लेकिन इकबाल साहब एक सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए कि कहा यह जा रहा है कि 2013 के जो हालात थे, ऐन मुमकिन है कि अगर मामलात को यहां रोका ना गया तो फिर 2013 या 2012 वाली सिचुएशन होती हुई नजर आए, जहां पे रोज हड़तालें, रोज इस तरह के मामलात और फिर टारगेट किलिंग और फिर इसमें मजीद इजाफा हो जाए। तो रेंजर्स को इख्तियारात देने के हवाले से बात कही जाती है, क्या रेंजर्स को इख्तियारात हैं, नहीं है, और अगर हैं तो क्या किस नौयत के हैं? देखिए रेंजर्स को इख्तियारात हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। रेंजर्स के इख्तियारात में हर जो ना 3 माह के बाद इजाफा किया जाता है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है और हम सबको पता है। तो रेंजर्स को वो सारे इख्तियारात हैं। सिर्फ रेंजर जो है एफआईआर दर्ज करवा सकती है थाने में, सिर्फ रेंजर्स को एफआईआर दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। रेंजर्स गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज करवा सकती है, रेंजर्स जहां दिल करे छापा मार सकती है, रेंजर्स जो है क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, रेंजर्स जो है डकैत को पकड़ लेती है, रेंजर्स जो है दहशत गर्दों को पकड़ती है, रेंजर्स मुकाबले करती है, रेंजर्स गिरफ्तारियां भी करती हैं। अगर रेंजर्स के पास देखिए, अगर एफआईआर एक जो है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, रेंजर्स को रिपोर्ट बना के किसी थाने में देती है तो उसके मुताबिक एफआईआर भी दर्ज होती है। तो मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियार है, और रेंजर्स को खुदा ना खास्ता किसी ने बांधा नहीं है। रेंजर्स इस शहर में कई सालों से, पूरे पाकिस्तान का ये वाहिद शहर है जहाँ रेंजर्स कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। 2012-13 की आपने बात की है, लेकिन मैं 2012-13 नहीं, मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे कि 2016 से पहले वाला टाइम कराची शहर में आए, जहाँ पर खुदा ना खास्ता एक पॉलिटिकल वर्कर का कत्ल हो जाता था, उसको शहीद कर दिया जाता था, तो जवाब में 100 पॉलिटिकल साथियों को, नामालूम लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। खुदा ना खास्ता इस शहर में एक झगड़ा होता था तो 100 बच्चे जला दी जाते थे। खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कि इस शहर को 12 मई जैसे सूरत हाल का सामना हो, या बल्दिया फैक्ट्री जैसे वाक्य का सामना हो, या वकला के जिंदा जला देने वाले 9 अप्रैल जैसे वाक्य का सामना हो। खुदा ना खास्ता 2016 से पहले वाली सूरत हाल इस शहर को अल्लाह न करे कि जो 30-35 साल इस शहर ने बर्दाश्त किया, मजीद इसको बर्दाश्त करना पड़े, खुदा ना खास्ता। इकबाल साहब, आपने शेख रशीद साहब का बयान सुना होगा जो उन्होंने कल दिया, और उन्होंने ये तक भी कहा कि कराची की सूरत हाल को देख के वो काफी डिप्रेस भी हैं, और यहां तक भी कहा गया कि अगर सिंध हुकूमत चाहे तो हम रेंजर्स की इजाफी नफरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ गौर हो रहा है? शहर में दावा तो ये करते हैं ना, तहरीक इंसाफ के साथी बने हुए हैं शेख रशीद साहब, दावा तो ये करते हैं कि जनाब इस शहर ने हमें मैंडेट दिया। तो इस शहर ने जब आपको मैंडेट दिया तो आपका भी उतना ही फर्ज बनता है जितना हुकूमत सिंध का बनता है। इस शहर ने मैंडेट दिया या आपने ले लिया, इस शहर में आपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बार बार आपने जनाब अली दावे किए, बार बार आपने ऐलान किया, कभी 1100 अरब का, कभी 165 अरब रुपए का, और आपने क्या किया? आपने बिन कासिम पार का पहले मुस्तफा कमाल ने इब्तिदा किया, फिर वसीम अख्तर ने इब्तिदा किया, फिर आपने इमरान खान साहब ने इब्तिदा किया। ग्रीन लाइन मंसूबे की बात करें तो वो मियाँ साहब के दौर में शुरू हुआ,
3 महीने का जो प्रोजेक्ट था वो आपने 3.5 साल में उसको मुकम्मल किया। तो इस शहर में देखिए, बातें तो सब करते हैं शहर, लेकिन इस शहर के डायनामिक्स को भी देखना पड़ेगा ना। देखिए ये शहर शायद बहुत सारे मुल्कों से भी बड़ा शहर है। इस शहर में जो आबादी का जो तनासुब है, शायद इस शहर को गिनती ठीक नहीं किया गया। देखिए आपके घर में 100 मेहमान हो और आपने 25 लोगों का बंदोबस्त किया तो आप तकलीफ में तो आ जाएंगे। इस शहर के लोगों को प्रॉपर गिनती नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले एतराज किया जब सेंसस हुए, तो पीपल्स पार्टी से सेनेटर ताज हैदर साहब ने सबसे पहले इसमें अदालतों में गए कि जनाब हमें तो मुकम्मल इस शहर को गिना ही नहीं जा रहा। जब आप गिनेंगे ठीक है तो इंतजाम कैसे ठीक होंगे इस शहर के? तो नाइंसाफी तो वहीं से शुरू हो जाती है ना। तो मैं तो बहुत सादा लफ्जों में कहता हूँ, अपने घर में कोई इवेंट करें और 100 लोगों को इन्वाइट करें, इंतजाम करें 50 लोगों का, तो तकलीफ तो आपको हो जाएगी ना। तो बकाया 50 लोगों को आप कैसे तो मैनेज करेंगे? इसका कोई हल होगा ना इकबाल साहब, क्योंकि अब मामला हल है, इसका हल है। इस शहर को ईमानदारी के साथ फेडरल भी ट्रीट करे। इस शहर को जो सेंसस के हवाले से इसका नंबर जाए उसको भी मुकम्मल किया जाए। इस शहर के इश्यूज पर जो है हम सब मुत्तफिक हैं कि इसको हल होना चाहिए। ये शहर बड़ा 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 दिलेर शहर है। इस शहर में बड़ी तकलीफें उठाई हैं। इस शहर में 30-35 साल तक खून रजी देखने के बाद भी शहर के वासी इस शहर को जिंदा देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, रोशनी को शहर देखना चाहते हैं। और इस शहर के लोगों ने बड़े हौसला और हिम्मत के साथ इस शहर को आगे बढ़ाया। तो हम सबका भी काम है कि हम इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको डिस्कस करें, इसमें जो अच्छा हुआ है उसको भी डिस्कस करें, ना कि हम नेगेटिव बातों को प्रवोक करें। और सीधी सी बात है कि मैं समझता हूँ कि हमकी भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है इस शहर को ठीक करने। हुकूमत सिंध हमारे पास है, हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन मसाइल बहुत ज्यादा है। मसाइल को हल करने के लिए देखिए इस शहर में मोस्टली, आपको पता है इस शहर की मोस्टली लैंड जो है 60% लैंड जो है हुकूमत सिंध के डोमेन में ही नहीं रहती। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हुकूमत सिंध किसी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जाके स्ट्रीट लाइट लगाती है, डीएमसी के स्टाफ जाते हैं तो कैंटोनमेंट के लोग उसको जो उस स्ट्रीट लाइट को माइनस कर देते हैं, जनाब क्योंकि आपका डोमेन नहीं है, यहाँ ना लगाए। यहाँ पर डीएचए में अगर कोई हुकूमत सिंध काम करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। यहाँ कैंटोनमेंट एरियाज है, मुख्तलिफ कैंट्स हैं, आपको पता है। मैं गुलिस्तान में जौहर जैसे इलाके की बात करता हूँ कि यहाँ भी स्ट्रीट पे स्ट्रीट लाइट का काम डीएमसी का स्टाफ नहीं कर सकता, केएमसी के स्टाफ। ये सारे इश्यूज हैं, इसको बैठकर हल करने का है। इसको देखें, कराची शहर को इदारों के हिसाब से जिस तरह तकसीम है, यहाँ पर मैंने कहा केपीटी, यहाँ रेलवे, यहाँ कैंटोनमेंट, यहाँ डीएचए, यहाँ पर इस सारे इश्यूज अगर एक पेज पर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कराची के मसाइल भी काफी हद तक हल हो सकते। ठीक हो गया इकबाल साहब, आपका मौका आ गया। और यकीनी तौर पे ये जो सूरत हाल है, ये जब तक तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम तर स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के इसके ऊपर काम नहीं करते और तमाम तर लोग जब इसके ऊपर एक हिकमत अमली के साथ एक्शन नहीं लेते, तो ये जो अमन है वो देर पा नहीं हो सकता। इसी तरीके से हर कुछ अरसे के बाद इस तरह के अनासर सर उठाएंगे और फिर जब ये मामलात इस तरीके से बढ़ेंगे तो लोगों को तो परेशानी होगी, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का जो तासुर है, जो अब जा रहा है, वो भी बड़ा इसी तरीके से खराब जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर काबू पाई जा सके। इकबाल सांद साहब, एडवाइजर टू सीएम, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक जी। अभी हम बात करते हैं कराची में जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? इस स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है 2022 से जिस अंदाज से बेकाबू नजर आता है, आखिर क्यों अभी तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता और क्या वजह है कि इस वक्त सिंध हुकूमत पूरी तौर पे नाकाम नजर आती है इस तरह के मामलात को रोकने के लिए? इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब फयाज कायम खानी साहब, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर ये मामलात क्या है और क्यों इस वक्त पूरी की पूरी इंतजामिया मशीनरी इन शरपसंद अनासर के आगे बेबस नजर आती है। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फयाज साहब, क्या हो गया शहर कराची को? आखिर किसकी नजर लगी कि अब कराची शहर जो कि पुरअमन नजर आ रहा था, एकदम सूरत हाल बिगड़ती नजर आ रही है? बात यह है मेरे भाई के, इसको नजर वजर लगना नहीं कहते हैं, इसको जो है जानबूझकर एक शहर की अमन व अमान को, एक सुकून को बर्बाद करना कहते हैं। और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, ये कोई इस तरह नहीं, ये प्लान है पूरे का पूरा। अगर आप गौर करें तो आज के दिन जो है 3 वाकयात तो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं जहां गोलियां लगी हुई हैं। एक कोई नॉर्थ कराची के अंदर था, एक मच्छर कॉलोनी में है, एक और एरिया में अरोंगी टाउन के अंदर है। हालात ये, उसकी सबसे बड़ी वजह नंबर 1
एक तो गैर मकामी पुलिस है, गैर मकामी अफसरान है, गैर मकामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जो जिनको ना ही यहाँ के डायनेमिक का पता है, ना यहाँ के लोगों का पता है, ना यहाँ इनके मुफादात है, ना ही यहाँ उनका कोई इंटरेस्ट है, ना उनकी फैमिली यहाँ पे है, ना ही उनका कोई घर बार कारोबार यहाँ पे है। तो उनकी बला से आग लगे शहर को, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह, पीपल्स पार्टी ने पूरे पुलिस के ढांचे को जो है एक तासुब की बुनियाद पे खड़ा कर दिया है। पूरी पुलिस मुतासिब है। और तीसरी बड़ी वजह कि पूरी पुलिस को पोलिटिसाइज किया हुआ है, और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पूरे का पूरा, अभी जो पिछले याकूब मेहनाज साहब गए थे, जो कराची पुलिस के चीफ थे, उन्होंने खुद कही ये बात कि कराची में बढ़ती हुई वारदातों की बड़ी वजह गैर मकामी गुंडा नासिर की अमल है। वजह सिर्फ इसकी है मेरे भाई कि जब एक कराची का पुलिस चीफ ये बात बोल रहा है, गैर मकामी रहसन है सारे के सारे, तो अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी का कराची में कोई स्टेक नहीं है, उसकी बला से लोग रोज मरे। आप अंदाजा लगा लें, 45 दिन के अंदर 13,000 से ऊपर वारदातें हुई हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिलें, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों मोबाइल छीने गए। चले ये मादी चीजें हैं। इंसान जो एक कीमती चीज है, उस इन्होंने 20 मर्डर हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं, लेकिन ना ही तो फेडरल गवर्नमेंट के कान पे जो रिंची है वो सूबाई गवर्नमेंट पे डाल देती है कि 18वीं जमीन के बाद उनका अथॉरिटी है। सूबाई हुकूमत कुछ करती नहीं है कराची के लिए। सबसे बड़ा मसला ये लावारी छोड़ दिया पूरे शहर को। ये पीपल्स पार्टी ने पूरे पुलिस ढांचे के साथ पूरे पुलिस ढांचे को एक तासुब की बुनियाद पर खड़ा कर दिया है। ये तो कराची नहीं है, आप अंदरूनी सिंध की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फयाज साहब, आप कह रहे हैं अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ वफाक के जो कि सूबाई हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद कर देती है, सूबा कहता है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, वफाक के वादे थे वो पूरे नहीं हुए, आखिर जिम्मेदारी बनती किसकी है? अव्वलीन जिम्मेदारी किसकी कराची के अमन के लिए? मेमन साहब, बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत ने सिंध को बिल्कुल अलग थलग एक फेडरेशन की तरह डील कर रही है। वो फेडरेशन का यूनिटी नहीं रहा है सिंध, और वफाकी हुकूमत की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, कहीं इंटरवीन किसी भी मामले में नहीं कर रही है। इवन ये कि 10,000 अरब से ऊपर एनएससी अवार्ड में रकम ले चुका सिंध, लेकिन वफाकी हुकूमत में इतनी मजाल नहीं है कि पूछ ले। इन्होंने पूरे शहर को, पूरे शहरी सिंध को बर्बाद कर दिया। तो वफाकी हुकूमत बराबर की शरीक है, वो आखिर क्यों नहीं पूछती है, क्यों नहीं इंटरवीन करती है? उसको क्या आईनी अख्तियारात नहीं है? वो पूछती नहीं है कि ये 45 दिन के अंदर 13,000 से ऊपर वारदातें शहर के अंदर क्यों हुई है? वो ये पूछती नहीं है कि अंदरूनी सिंध के अंदर जो है पुलिस तासुब की बुनियाद पे उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वालों को जो है वो परेशान कर रही है, तंग कर रही है। टंडोलियार में एक मर्डर हो गया, शहजादपुर में एक मसला हो गया, अभी मीरपुर खास का एक नवाई शहर है नवाकोट, उसमें दिन दहाड़े 2 बच्चियों को अगवा करके लेके गए हैं, उनकी आबरूरेजी की गई है, ठीक है, उनके साथ ज्यादती की गई है, और पुलिस ने जो है वो वहां के जो कल्प्रेट से, जो मुजरिमान थे, उनको फेवर किया है, क्योंकि उनके हमजबान थे, वो उनके हमजबान थे। लेकिन फयाज साहब, आप कह रहे हैं कि वफाक भी इंटरवीन नहीं करी। हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो सूरत हाल कराची है उसके हवाले से परेशान भी है, और उन्होंने ऑफर भी किया अगर सिंध हुकूमत कहे तो हम मजीद रेंजर्स की नफरी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सिंध हुकूमत नहीं लेना चाहती तो कोई क्या कर सकता है? भाईजान, सिंध हुकूमत जो रेंजर्स को इख्तियार देती है ना हर 45 दिन बाद, ठीक है, वो अपने कंडीशन पे देती है। आपको शायद याद नहीं होगा, जब रेंजर्स को तमाम इख्तियार वफाकी हुकूमत ने दिए थे ना, तो उस वक्त रेंजर्स ने जो है वो डॉक्टर ये जो डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया, ठीक है, डॉक्टर आसिम, उन्होंने ओमनी ग्रुप के ऊपर छापे मारे रेंजर्स ने, दूसरे दिन उनके इख्तियार छीन लिए गए। सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को इख्तियार भी अपने मुफादात को मद्देनजर रख के देती है, ये कंडीशनल है इख्तियार भी। उन्होंने रेंजर्स को जो है पाबंद किया हुआ है इस चीज के लिए, उन्होंने पुलिस के रेंजर्स के ऊपर भी कंट्रोल रखा हुआ है। और ये तमाम का तमाम मामला जो है, तमाम के तमाम मामला वफाक देख नहीं रहा, पूरी दुनिया देख रही है। वफाक क्यों नहीं देख रहा है?
रियासत क्यों नहीं इंटरवीन कर रही है, रियासती इदारे क्यों नहीं इंटरवीन कर रहे हैं? लेकिन फयाज भाई ये समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नए साल का आगाज हुआ और हमने देखा कि पहले रोज से जो सूरत हाल बिगड़ी है ये अलग ही कुछ नजर आ रहा है, ये ट्रेंड्स ही कुछ अलग नजर आ रहे हैं और ये जो सूरत हाल नजर आ रही है रुकने का नाम भी नहीं ले रही। आपने जैसे खुद भी कहा कि 3 वाकयात तो आज हो चुके हैं, तो कैसे रोका जाएगा? और एडिशनल आईजी साहब खुद कह रहे हैं कि 10,000 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिनको पकड़ा गया, 8,000 को हमें बेल पर रिहा करना पड़ा। सर ये क्या मामला है सर, जहां पे सहाफियों को सच कहने के लिए आप बड़ी बड़ी जेल कर देते हैं, नॉन बेलेबल वारंट सब आ चुके हैं, इस तरह के मामला के ऊपर, इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर क्यों आसानी से बेल मिल जाती है? देखिए बात नहीं है, बेल देना अदालत का काम है, ठीक सर है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये तो पुलिस करती है सर। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है उस तरह के केसेस बनाने की, उसमें गलती है प्रोसिक्यूशन की, उसमें गलती है पुलिस की, उसमें गलती है डिपार्टमेंट की। आप देखिए अदालतें जो है किसी को सजाएं, और वजह मेमन साहब एक बताऊं, आप बेगुनाह और गुनाहगारों को एक ही लाठी से हाँक रहे हो, ठीक है, एक ही लाठी से आप हाँक रहे हो, लाजमी सी बात है जब बेगुनाह छूटेंगे तो गुनाहगार भी उसी आड़ में छूट जाते हैं। आप आगे प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं इस तरह मजबूत केस, अदालतें चीख के मर गई हैं कि ना कोई गवाह लाते हैं, ना कोई सबूत देते हैं, ये खुद जानबूझ के इस तरह का केस प्रेजेंट करते हैं कि अदालतें मजबूर होती है छोड़ने के लिए। इनका काम हो जाता है क्योंकि वो इनके पाले में लोग हैं, वो गुंडे सारे इनके पाले में हैं। तमाम ये जितने रहजन है, जितने ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, ये सारे के सारे आप उठा के देख लें, आप पिछले 45 दिन से उठा के देख लें, 13,000 वारदातों में एक शख्स मकामी नहीं मिलेगा आपको, एक क्रिमिनल मकामी नहीं है। तो वजह तस्वीरें भी आ रही हैं, सीसीटीवी कैमरों से वीडियोस बन रही हैं, लेकिन एक आदमी नहीं पकड़ा जा रहा है, एक आदमी कहीं किसी एरिया में कंट्रोल नहीं हो रहा है। पूरे कराची में हर इलाके में हर एरिया के अंदर इन्होंने खुली छूट दी हुई है तमाम क्रिमिनल्स को। वजह क्या है इसकी? वजह सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी इस शहर को बर्बाद करना चाहती है, इसको तबाह करना चाहती है, क्योंकि उसका कोई स्टेक नहीं है, उसके लोग नहीं है, उसके वोटर नहीं है, उसके कोई यहाँ हिमायती नहीं है। तो फयाज साहब ये बताएं ना, अब एमके पाकिस्तान का लाएमल क्या होगा? क्या कराची को ऐसे ही जलने दिया जाएगा, कराची को ऐसे लुटने दिया जाएगा, कराची वालों को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए मेमन साहब, हमारा जो है कल ही हमारी जिम्मेदारान का इजलास हुआ था, ठीक है, उस इजलास में फैसला हुआ है कि हम लोग हफ्ते को जो है जुमेरात को कल जो है हम लोग रैली निकाल रहे हैं, इसमें पूरे कराची से तमाम कारकुनान उसमें शरीक होंगे और हम सीसीपीओ जाएंगे, ठीक है, आईजी सिंध को याददाश्त पेश करेंगे। अब देखें साहब, आपके साथ जो पिछली रैली में हुआ, आप लोग फिर एक रैली निकाल रहे हैं, फिर आपको पता है पीपल्स पार्टी के और सर आपके सारे मामला सब जानते भाई, हम इन बातों के आदी हैं, हम पे फर्क नहीं पड़ता, हम 15,000 से ऊपर अपने कारकुन शहीद करा के बैठे हुए, ठीक है। फयाज भाई, इस बार तो आपने सिंध हुकूमत को रोड मैप दे दिया ना कि कौन से रास्तों से जा रहे हैं, और उनको एतराज तो नहीं है इस बार किसी किस्म के कहीं जाने पे? पीपल्स पार्टी को तो हर पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं होगा, पीएसपी से नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं होगा, 29 दिन तक धरना देके असेंबली में उसके सामने नहीं होगा, जमात इस्लामी से नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को तो एमक्यूएम से एतराज होगा, जमात इस्लामी को 29 दिन तक फैसिलिटेट करते रहे और हमें 29 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया इन्होंने, ठीक है। हमें तो मालूम है पीपल्स पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, हम कराची और शहरी सिंध के हकूक के लिए हर किस्म का हर सतह पे एहतजाज करेंगे, और हम चाहे ये गोलियां बरसाएं, चाहे ये लाठीचार्ज करें, या चाहे वो या जो भी तशद्दुद करना चाहे करें, हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे अपने हकूक से, और एमक्यूएम किसी सूरत में भी शहरी सिंध के हकूक पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी को जो जुल्म और ज्यादती करनी है वो कर ले, ये माजी में भी करती रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पक्का किला पे अपने ईगल स्क्वाड के अंदर अपने डाकू और गुंडे भर्ती करके पक्का किला के ऊपर ऑपरेशन किया था, औरतों पे गोलियां चलाई थी। ये वही पुलिस है, ये वही पीपल्स पार्टी है। हम पीपल्स पार्टी का माजी नहीं भूले,
और हमें इससे कोई डर खौफ नहीं है कि पीपल्स पार्टी कौन से इकदाम करेगी। लेकिन फयाज भाई, कता कलामी की माजरत, देखें सवाल तो उठेगा क्योंकि एमक्यूएम जहां पे एक जानिब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल के बैठी है, और ये हम सब जानते हैं कि एमक्यूएम की वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो कुछ हद तक मुस्तहकम है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें आपने नॉमिनेशन से दस्तबरदारी कर ली ताकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकें, और वो सीट कौन सी? वो सीट जो कि कराची के इलाके की सीट थी, और उस सीट के ऊपर अब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो फिर ये किस तरीके से मामला चलेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये दोनों बातों को मैं आपको जवाब देता हूँ, दो अलग अलग बातें हैं। बातें तो दुरुस्त है, मेरी इंफॉर्मेशन में तो कोई गलती नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसका मैं जवाब भी आपको लॉजिकली जवाब भी दे देता हूँ। पहला सवाल तो आपका ये है कि हम वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हमने वफाकी हुकूमत बनाई है। मैं इस चीज को तस्लीम करता हूँ। ठीक है, हमने कलीजी किरदार मैं भी इंडोर्स करता हूँ इस बात को सर कि आपकी वजह से कलीजी किरदार अदा किया था। हमारे 7 वोट नहीं होते कि इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती, तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी सूरत में भी नहीं बन सकती थी। इसकी कुछ वजूहात थी। देखें, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो सियासी हालात थे पाकिस्तान की जो जोग्राफिकली हालात हैं, अफगानिस्तान के जो इंडिया हमारे लिए प्रॉब्लम बॉर्डर्स पे क्रिएट कर रहा है, इंटरनेशनली तौर पे इंडिया FATF देख लें आप उठा के, इसमें एक कंटिन्यूएशन डेमोक्रेसी का चाहिए था। ठीक है, एक मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए एक हुकूमत चाहिए थी। ठीक है, हमारा फोकस तहरीक इंसाफ नहीं थी, ना आज है ना कल थी, ना ठीक है। आपका फोकस यही था कि इस्तेकाम मुल्क में जारी रहे, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी को आपने सेनेट के मामले में आप देखें सपोर्ट मिल रही है आपकी तरफ से जी, मतलब पीपल्स पार्टी को तो आपको आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है ना सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, सेनेट की सीट के हवाले से। दूसरी बात, इसका मैं जवाब देता हूँ ना आपको। जी। देखें, सिंध असेंबली के अंदर नंबर्स हैं। ठीक है, हमें भी मालूम है कि हमारे 60-62 के करीब तमाम पूरी अपोजिशन नंबर है इसके अंदर। पीपल्स पार्टी एक वाज़ेह अक्सरियत रखती है। उसकी बुनियाद चाहे वो जाली मरदमशुमारी हो, चाहे ये फेक किस्म की जो नंबर जो इन्होंने बना के रखे हैं वो जाली अक्सरियत वो है, लेकिन बहरहाल इस वक्त असेंबली के अंदर वो अक्सरियत में है। ठीक है, हमने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि हमें ये उम्मीद थी कि शायद PTI जो है, क्योंकि वो हमसे अक्सरियत में है, हमसे ज्यादा अक्सरियत में PTI है असेंबली के अंदर, तो हमारा जहन ये था, हमारा ख्याल ये था कि PTI जो है अपना कैंडिडेट लेके आएगी। ठीक है, अब बात, क्योंकि एक ही पूरी अपोजिशन का एक ही कैंडिडेट आना चाहिए था। MQM ने अपनी पॉलिसी पहले दिन ही वाज़ेह कर दी थी कि हम इस इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, अब लेकिन बहरहाल जो वो पीपल्स पार्टी की सीट थी, पीपल्स पार्टी की बात अक्सरियत है, लाजमी सी बात है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी पहलू नहीं निकलता है कि कोई तो इसका मतलब ये समझा जाए ना कि ऑपोजिशन की अंदर की टूट फूट का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो गया। नहीं, अंदर कोई टूट फूट नहीं है, किसी भी किस्म की टूट फूट नहीं है, और तमाम फैसले फयाज भाई मासूम सा सवाल ये होगा, आपने वफाक को भी सपोर्ट दी, चले इस मामले के हद तक आपने पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट दी, कराची के मामलात के ऊपर क्यों आप इन दोनों पार्टीज को राजी नहीं कर पाते? क्या वजह है कि दोनों पार्टी इस तरीके से कराची की तरफ नहीं देखती जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात वजह है, हम बिल्कुल वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी कोई खास ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, हम अपने मुआहदे को लेके, जो हमारा एक तहरीरी मुआहदा उसको लेके भी हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हम वफाकी हुकूमत के सिंध के अंदर 3.5 साल की कारकर्दगी से मायूस हैं, हम खुद भी मायूस हैं, और ये हमसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को खुद सोचना चाहिए, जो जैसे भी आए, लेकिन 14 MLA इनके हैं, 30-32 इनके MP है, तो ये और वफाकी हुकूमत इनकी है। ठीक है, 2 सूबों में इनकी हुकूमत है, ये तो तहरीक इंसाफ को खुद सोचना चाहिए ना, कि जो ये दावा करते हैं कि अवाम हमें लेके आई है और अवाम ने हमें वोट दिया है, तो तहरीक इंसाफ क्यों आखिर एक तरफ बैठी हुई है? अपोजिशन में तो नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट उसके पास है, 2 सूबों की बड़े सूबों की हुकूमत उसके पास है, क्यों नहीं वो तवज्जो देती है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कराची? ठीक हो गया फयाज भाई, आपका पॉइंट आ गया, और यकीनी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त अगर कोई भी बात करें सियासत से बालातर होकर इस वक्त कराची के इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है, और जरूरत इस बात की है कि कराची का अगर अमन बरकरार रहता है तो पाकिस्तान की मईशत इसी कराची से ही तो सपोर्ट होती है। कराची की मईशत चलती है तो पाकिस्तान और सूबा सिंध की मईशत का तकरीबन 90% हिस्सा कराची से कंट्रीब्यूट होता है, और कराची की ओवर परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का 60 से 65% हिस्सा माशी लिहाज से सपोर्ट होता है। लेकिन इस वक्त अगर कराची की बात
करी जाए तो कराची में इस वक्त शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो कि इस तरह के मामलात से बरियुस जमा हो। आज कराची के हर इलाके में और खास तौर पे इंडस्ट्रियल जोन्स में, खास तौर पे उन इलाकों में जहां पे आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है, वहां पे ये वारदातें हो रही हैं और तवातुर से हो रही हैं। आज भी अगेन बड़े सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हम रोज इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहां पे कोई भी इस वक्त कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार नजर नहीं आता। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। इस वक्त कराची के हवाले से बात हो रही है और जिस तरीके से हम बात ही कर रहे हैं कि कराची में मजीद वारदातों की रिपोर्टिंग हमें सामने आ रही है। अभी तक की जो इतलात हैं, कराची में मुख्तलिफ मुकामात में 3 से 4 वारदातें आज के रोज भी हो चुकी हैं। यानी कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने की जो वादे और दावे जो नजर आ रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से, वो कहीं भी ग्राउंड पे नजर नहीं आते। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करें जनाब नादिर खिलजी जौहर साहब, जिनका ताल्लुक पीएसपी से। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर कराची के इस अमन की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती थी और सही मानों में अथॉरिटी ये किसकी है कि कराची में अमन को रिस्टोर किया जाए। नादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कराची के अमन का जिम्मेदार पहले तो हमें समझा दें कौन है। क्या वफाक की जिम्मेदारी है, सूबे की जिम्मेदारी है, कराची में मौजूद पॉलिटिकल जमातों की जिम्मेदारी? आखिर कराची को ओन कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये है कि जो हमारी सिंध की गवर्नमेंट है, सबसे पहली जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर आती है अपना अमान। और सिंध के अंदर मसला ये हो रहा है कि जो पुलिस रखी जा रही है, जो पुलिस में भर्तियां की जा रही हैं, इसके अंदर मेरिट के अलावा बाकी हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। और इसकी वजह से जो लोग आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और है। उनका इंटरेस्ट पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक का सुकून नहीं है, बल्कि उनका इंटरेस्ट कुछ और है। और पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के ऊपर पिछले 13 साल से मुसलसल हुक्मरान है, 14 साल से, इनका इंटरेस्ट आप जानते हैं क्या है? इनका इंटरेस्ट है माल कमाना, पैसा कमाना। अभी हमने देखा है 27 फरवरी की इन्होंने डेट दी हुई है अपने मार्च की। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि ये सिंध की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनको 10,300 अरब रुपया मिला है पिछले 12 साल के अंदर एनएफसी अवार्ड की तहत। 10,300 अरब रुपया कहाँ खर्च हुआ है? क्या आप या कोई शख्स हमें इस चीज का आइडिया दे सकता है? आप अगर लोगों से पूछेंगे, इनके अपने लोगों से सर, तो हो सकता है एनआईसीवीडी में सारा पैसा खर्च हो गया हो, हमें नहीं पता चला हो। कहाँ खर्च हो गया हो? एनआईसीवीडी का जिसकी बात करते हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एनआईसीवीडी का इदारा हमने बनाया, तो हो सकता है मुमकिन है उसमें खर्च हो गया, आपकी मेरी नजर से ना गुजरा हो। बिल्कुल 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 मुनीर भाई, आप सही कह रहे हैं। देखें, 300 अरब रुपए में मुस्तफा कमाल साहब ने इस कराची शहर के अंदर 32 से ज्यादा अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए थे। हम 300 अरब की बात करें, 10,300 अरब रुपए इन्होंने कहाँ खर्च किया, ये खुदा जानता है या ये जानते हैं। अब जब इस तरह की सोच होगी, इस तरह की नीयतें होंगी, तो फिर आप समझ लें कि पुलिस के हर इदारे का हल क्या होगा। अब इस सिचुएशन में हमें हमें आने वाले दिनों में भी हमें कोई तवक्को नहीं है कि यहाँ पे हालात बेहतर होंगे। इस वक्त आपने पिछले सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अगर आप हिसाब लगाएं तो इंसान का जहन जो है ना, वो बिल्कुल चकरा जाता है। किस कदर अरबों रुपया इन्होंने सिर्फ अपनी इश्तिहार पे लगाया, इश्तिहारबाजी पे 27 फरवरी के हवाले से। ठीक, हम लोग पाक सरजमीन पार्टी के लोग, अगर हमने 100 झंडे लेने होते हैं तो हम 10 दफा सोचते हैं। हमने कहीं 10 बैनर लगाने होते हैं, हम 10 दफा सोचते हैं। इन्होंने अरबों रुपया खर्च कर दिया। एक एक पोल पे आपको 2-2 बैनर नजर आ रहे हैं। ये मुनीर भाई, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसा क्या इनके पास कोई टकसाल लगी हुई है? तो हमें भी बताएं कि कहाँ से इस तरीके से पैसा आ रहा है। ये पैसा वही आ रहा है जो आपका और हमारा पैसा है, और कहीं से पैसा नहीं आ रहा। जब इस तरह के मामलात होंगे सूबे के अंदर, उस सूबे के अंदर जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, कराची शहर जो 70% वफाक को दे रहा है, 95% सूबे को दे रहा है, सिंध सूबे को, तो उसके अंदर अगर आपकी प्रायोरिटीज का ये हाल होगा तो फिर अमन अमान क्या, ये अफरात-ए-ज़र क्या, हर चीज का बुरा हाल होगा। और वो हम देख रहे हैं, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। लेकिन नादिर साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि पुलिस का महकमा में भर्तियां की जाती हैं, गैर मुकामी पुलिस है, ये सारे मामलात आज के तो नहीं है। अब देखें 2022 का जैसे आगाज होता है, ये मामलात सर उठा लेते हैं, स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो जाता है। ये सूरत हाल तो पहले भी चली आ रही थी। महंगाई की बात करते हैं, वो भी पहले चली आ रही थी। इस शहर ने बहुत कुछ देखा है, इस शहर ने बहुत तत्वगारत देखी है।
मासूम लोगों के गले कटते हुए देखे हैं, बहुत ही माओं की गोदें उजड़ती देखी हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि 6 साल पहले जब से मुस्तफा कमाल पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने लोगों के अंदर मोहब्बत का पैगाम फैलाया है, जिसमें कौमियतों को आपस में एक दूसरे से मिलाया है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि पख्तून, सिंधी, महाजिर, बलोच सब एक जगह पे एक झंडे के नीचे हमारे पाकिस्तान जमीन पार्टी के अंदर हैं। हमने सुरागोट में भी जलसा किया पख्तूनों का, हमने जहां कहीं भी धरना भी अभी रिसेंटली देखा आपने झंडा, उसमें पख्तून पश्तो नगमे भी चल रहे हैं, सिंधी नगमे भी चल रहे हैं, उर्दू नगमे भी चल रहे हैं, और सब हर कौम का आदमी वहां मौजूद है। ये जब मोहब्बतें पैदा हुई तो उससे उस किस्म की जो कत्लो गारत थी जो पहले ये शहर देखता है, वो अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गई। जब 25 से 30 बंदा रोज मरता था, वहाँ अल्लाह का शुक्र है आज टारगेट किलिंग में वो चीज खत्म हो गई। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा है पिछले 1 साल के अंदर, खास तौर के ऊपर, या पिछले 1.5 साल के अंदर, वो उसका यकीनन ताल्लुक गुर्बत से भी है, उसका ताल्लुक बेरोजगारी से भी है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सिंध की गवर्नमेंट जिसके पास एनएफसी के तहत 1000 अरब से ज्यादा पैसा आ रहा है, और जिसके पास 300 अरब से ज्यादा ओजीटी और दूसरे मदों में पैसे आ रहे हैं, क्या वो लोग इसके जिम्मेदार नहीं है? क्या अगर वो पैसा जो तरक्याती प्रोग्रामों पे लगना है, वो अगर दुबई चला जाएगा, बाहर के मुल्कों में चला जाएगा, यहाँ से उंडी के गायब हो जाएगा, तो वो कैसे वो रोजगार जनरेट करेगा? लेकिन नादिर साहब, माजरत के साथ कत्ता कलामी हो रही है। आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, आप मुझे एक बात बताएं कि इस अरसे में कौन से दूसरे सूबे के कौन से शहर में इस तरीके से, इस तनासुब से स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हो जिस तरीके से कराची में बढ़ा? क्या कराची कोई अलग मखलूक है? कराची को कोई अलग अंदाज से ट्रीट किया जाता है? आप आज कराची से बाहर निकले, सूरत हाल आपको फर्क होते हुए नजर आएगी। सिंध का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आपको पुलिस मुख्तलिफ नजर आएगी, सड़कें मुख्तलिफ नजर आएंगी। तो फिर ये मयार क्यों है? ये तो सवाल हमसे खुद से बनते हैं ना। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, 100% सही है आपकी बात। लेकिन बेरोजगारी एक सेक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन ये टोटल जिम्मेदारी आप इसके ऊपर डाल दें, गलत है। पुलिस के महकमे के अंदर सही लोगों को लाना। अभी आपने पिछले दिनों सुना है कि कार लिफ्टिंग सेल का एसएचओ वो इन्वॉल्व था कार लिफ्टिंग के वारदातों में। ये तो एक मिसाल है जो हमारे सामने आ गई। इससे अभी 1 महीना पहले हमने देखा कि पीसीएचएस में एक लड़के को मार दिया गया, उसकी मां के सामने, वो पुलिस वाला था। तो ये तो हमारे सामने मीडिया में कोई बात आ जाती है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ये बातें तो रोज की बात है। लेकिन ये तो ढकी छुपी बात है नादिर साहब के। आमतौर पर इन तरह की कार्रवाइयां जो भी हो रही हैं, अगर हम इसके पीछे देखें तो कोई ना कोई पुलिस अफसरान या इसके पीछे मुलविस होते हैं, या कोई सियासी पार्टी की मुदाखलत भी इसमें शामिल होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो तो मैंने पहले अर्ज की ना, देखें मेरिट के अलावा हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। अगर मेरिट का ख्याल रखेंगे तो ये चीजें कंट्रोल होंगी। अगर मेरिट का ख्याल नहीं, नादिर साहब मुझे फाइनल कमेंट दे दें, ये सूरत हाल काबू कैसे होगी? इसको काबू करने का सबसे अच्छा हल, सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाएं, बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनको इख्तियारात दें, उनको वसाइल दें। मुस्तफा कमाल साहब ने 3 सोल्यूशन दिए हैं, जिन 3 सोल्यूशन के अंदर स्ट्रीट क्राइम का भी सोल्यूशन है, बेरोजगारी का भी सोल्यूशन है, अफरात ज़र का भी सोल्यूशन है, इन सब चीजों का सोल्यूशन उसके अंदर है। किस तरह है? जब आप बल्दियाती गवर्नमेंट को इख्तियारात देते हैं, गली मोहल्लों में काम होते हैं, तो गली मोहल्लों में पैसा भी लगता है, रोजगार भी जनरेट होता है, लोगों को मुआशी सहूलतें भी मिलती हैं, लोगों को तिब्बी सहूलतें भी मिलती हैं, लोगों को तालीमी सहूलतें भी मिलती हैं, लोगों को आने जाने की ट्रांसपोर्ट की सहूलतें भी मिलती हैं। ये सब सहूलतें जब आप लोगों को फराहम करेंगे तो फिर ये चीजें कंट्रोल होंगी। और जब आप पुलिस को बल्दियाती इदारों के अंडर लेकर आएंगे तो एक गली का लड़का भी जाके अपने काउंसलर को पकड़ सकता है। आज आप एमपी एमएनए को किसी को नहीं पकड़ सकते, आप लाख कोशिश कर लें, हर चीज चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, तो आप चीफ मिनिस्टर को जाके पकड़ सकते हैं। बड़े बड़े अफसर रसूख वाले लोग नहीं जा सकते, आम आदमी कहां से जाएगा? तो हर चीज इन्होंने लाके सारा का सारा 10,300 अरब रुपया, पैसा हो, इख्तियारात हो, वसाइल हो, सब चीजें इन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास लाके पार्क कर दी हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब बड़े फखर से कहते हैं कि हाँ मैं वजीर दाखिला भी हूँ, मैं वजीर खजाना भी हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ। यार ये कोई बड़े फखर की चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी नाअहली शो करती है कि आप अपने दूसरों के ऊपर एतमाद करने वाली आपने टीम नहीं रखी हुई कि आप वजीर खजाना रख सकें, आप वजीर दाखिला रख सकें, जिनके ऊपर आप जिम्मेदारियां डालें, जिनसे आप पूछें, जिनको अकाउंटेबल बनाएं। आप अपने आप को तो अकाउंटेबल बनाएंगे ही नहीं कभी किसी सूरत, यानी कि इख्तियारात को जब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा या ओवरऑल पूरे सिस्टम को तब्दील नहीं किया जाएगा, तब तक ये मामला सुधरने वाले नहीं। बिल्कुल, इन चीजों का सबका हल इसी में है और उसका सोल्यूशन पाक सरजमीन पार्टी ने दिया है कि आइन के अंदर मेयर के इख्तियारात लिखें, आइन के अंदर पीएफसी का फार्मूला लिखें, जिस तरह एनएफसी का फार्मूला है इसी तरह पीएफसी का फार्मूला बनाए, डिविजिबल पूल बनाए, और जिस तरह कौमी या सूबाई असेंबली के इंतखाबात होते हैं उनको मशरूत कर दिया जाए बल्दियाती इंतखाबात से,
ताकि बल्दियाती इंतखाबात के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। ठीक हो गया नादिर खिलजी साहब, आपका मौकफ आ गया और यकीन तौर पर प्रोग्राम का वक्त महदूद है, तो मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद भी। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो सूरत हाल है इसको काबू अगर करना है तो ये तो बहुत जरूरी है कि सही सिस्टम का होना और सिस्टम के तहत निज़ाम को चलना, ये बड़ा अहम है। इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम में जो सूरत हाल नजर आ रही है कि गैप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस तरह के अनासर इस तरह की सिचुएशन का फायदा भी उठाते हैं, और फिर हम ये भी देख रहे होते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन को अगर थोड़ी सी भी काबू हो जाए तो उसको संभालने में जो वक्त है वो मजीद तवील हो जाता है। इसके हवाले से मजीद भी जरा बात करते हैं। हमारे साथ ज्वाइन भी कर चुके हैं जनाब MM आलम साहब, जरा इनसे जान लेते हैं कि ये जो कुछ हुआ, ये जो तमाम पार्टियों ने गुफ्तगू की है, आखिर इनकी गुफ्तगू में कहां तक सदाकत है? क्या तमाम पार्टियां इस तमाम तर सूरत हाल से बरीज जमा है? तमाम तर इस वक्त हुकूमत हो, चाहे वफाक हो, चाहे सूबे की हुकूमत हो, क्या इस तमाम तर मामले से बरीज जमा करार दिया जा सकता है? क्या महज इस बात को इस्तेमाल करते हुए कि मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, या कराची में कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं तो इसके लिए कराची का अमन दाव पे लग जाता है? क्या इस तरह की बातों को इस्तेमाल किया जा सकता है या असल में मामला कुछ और है? MM आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने तीनों पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, मुझे बताएं कि जो गुफ्तगू इन्होंने की है कराची में मौजूद जारी इस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, ये कहां तक सही है और स्ट्रीट क्राइम की असल वजह क्या है? हमें कोई यही बता दे कि अथॉरिटी कौन है। अभी तक तो यही समझ नहीं आ रहा कि कराची के बारे में कौन अथॉरिटी और किसको फैसला करना है। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। देखें, 2 दिन से हम तमाम साथी बिरादरी सरापा एहतजाज है। कल भी हमने जो है एहतजाज किया एडिशनल IG के ऑफिस के सामने कि हमारा एक सहाफी शहीद हुआ, उसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए। आज हमने धरना दिया था सिंध असेंबली गेट के सामने कि सईद गनी साहब आया, ने यकीन दहानी कराई। कल भी हमारे पास जो तमाम इसी तरह तमाम सियासी जमातें आई, अपनी अपनी रास्ते चले गए। MKM डालती है जिम्मेदारी सूबे पर, सूबाई डालते हैं वफाक पर, जबकि हकीकत में ये सब जिम्मेदार हैं। देखें, अगर ये जो बदअमनी हो रही है, सब स्ट्रीट क्राइम चल रहा है, इसकी एक बड़ी वजह जो एडिशनल IG साहब ने भी कही थी, गुलाम नबी मेमन ने, उसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत नहीं है, वो सही है कि बेरोजगारी और ये जो महंगाई है ये जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वफाक है। तो PTI बिलवास्ता इसकी जिम्मेदार हो गई। सही। और बैड गवर्नेंस सिंध हुकूमत के खाते में आती है तो पीपल्स पार्टी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई। MKM पीपल्स पार्टी पे सिर्फ इसलिए इल्जाम थोप रही है कि MKM वफाक का हिस्सा है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार रहती है। MM आलम साहब, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कराची में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ा, इसकी एक वजह ये भी है कि महंगाई बढ़ी। मुझे PTI के जो दोस्त है वो ये कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तो क्यों सिर्फ कराची के अंदर मामला खराब होते हैं? क्यों मुल्क के दीगर सूबों, दीगर शहरों के अंदर मामला खराब नहीं होते? आपने MKM का तस्करा किया। MKM अगर वफाक में PTI का साथ मौजूद है तो इस वक्त आपको यह भी पता है कि सेनेट में किस तरीके से MKM ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो ये डायनेमिक्स तो बड़े मुख्तलिफ नजर आते हैं। नहीं, देखें, ये कहना तो की हो गई ना कि कराची में बदअमनी है और पाकिस्तान में नहीं है। क्या कराची के किसी हाईवे पे किसी खातून के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया? ये तो मोटरवेज पे हो रहे हैं ना सारे वाकयात, तवातुर से हो रहे हैं। कराची के स्ट्रीट क्राइम तो हर रोज वाकयात हो रहे हैं। आज भी कराची में तो हुआ ये, कराची में क्या काम है? कराची का हुआ ये कि कराची में जाली डोमिसाइल पर जो भर्तियां हुई हैं कराची के कोटे पे, गैर मकामी पुलिस की भर्ती हुई है, वो बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिंध हुकूमत को भी अंदाजा नहीं था कि हम नाअहल लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती कर रहे हैं। वही लोग दिन में वर्दी पहने हुए होते हैं और रात में शलवार कमीज पहन के, या रात को वर्दी पहनते हैं और दिन में शलवार कमीज पहन के डकैतियां मार रहे होते हैं। आज इस वक्त सिंध हुकूमत के गले में वही लोग आए हुए हैं जो उन्होंने अंदरून सिंध से भर्ती की है जाली डोमिसाइल पर कराची के, और उनको भर्ती करके कराची में पोस्ट कर दिया। उनको तो इसका अंदाजा नहीं है और फिर वो लूटमार में मुलविस भी निकल रहे हैं। तो कराची का मसला है बैड गवर्नेंस। कराची का मसला बैड गवर्नेंस पीपल्स पार्टी के खाते में जाता है कि ये इनकी गवर्नेंस सही नहीं है। और जो थाने हैं, इस वक्त थाने बाकायदा बिक रहे हैं, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ में थाने बिक रहे हैं। और जो भूख और इफलास का मामला है, महंगाई का, बेरोजगारी का मामला है, वो वफाक जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदार वफाक है। उन्होंने जिस तेजी के साथ भूख और इफलास को बढ़ाया है वफाक ने, उस तेजी के साथ क्रिमिनल जो है वो, उनके भी तो 20 बच्चे हैं ना क्रिमिनल के, उन्होंने अपने आप को ओपन कर दिया मार्केट में और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए, एक वाकया हुआ काजवे पे, कोरंगी काजवे पे,
जदीद हथियारों के साथ, कलाशनकोफों के साथ 6 या 8 डाकू खड़े थे और 100 अफराद को उन्होंने लूटा है वहां पे, 100 अफराद को। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें डाकू पकड़ के पुलिस के हवाले किया, डाकू भाग गया, पुलिस के पास डाकू की पिस्तौल मौजूद थी। ये वीडियो वायरल हुई है। तो ये इस सारे सिंध का जो मामला है, बैड गवर्नेंस का मामला है। लेकिन एमएम आलम साहब, मुझे आप जिस वाकये की निशानदेही कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या किसी दुनिया के किसी और बड़े शहर में अगर इस तरह का वाकया होता तो मेरे ख्याल से तो पूरे पुलिस निजाम को फारिग कर दिया जाता। सर, एक कराची के ऐसे इलाके में जो कि कोई गुंजान आबाद इलाका नहीं है, उधर बाकायदा नाका लगा के 100 लोगों को 20 मिनट तक 100 लोगों को लूटा गया। आराम से वो गए, ना उस वक्त कोई पकड़ दकड़ हुई ना उसके बाद कोई हुई। ये कराची में कौन सा निजाम है? ये क्या हेडलाइंस जा रही है कराची की? असल में हुक्मरान हो गए हैं बेहिस। देखें, हुक्मरान बेहिस हो गए हैं और इन्होंने चंद शरीफ लोग आगे रखे हुए हैं जो पहली दफा तो नहीं हुआ है एमएम आलम साहब ये हुक्मरान बेहिस, ये तो अक्सर हो जाया करते हैं। अभी समझ लें कि ये ढीठ भी हो गए हैं, बेहिस के साथ ये ढीठ भी हो गए हैं। और इनको अब देखें, मैं और आप, अब मीडिया अगर ना हो, जैसे इमरान खान साहब ने जो कोशिश की है कि 5 साल के लिए पाबंदी सजा का तयन किया है, अगर कोई खबर ऐसी होती है जो उनको झूठी लगे उस पर 5 साल लगा दिया। ये मीडिया अगर ना हो तो यकीन करें ये जो लूटा गया है 100 अफराद को, इसकी खबर भी बाहर नहीं आए। और जो घरों में घुस के डाके भी मारते हैं और उनकी इज्जतें भी लूटते हैं, ये खबरें भी बाहर ना आए। ये चाहते यही हैं कि ये खबरें बाहर ना आए, हमारी जो बैड गवर्नेंस है उस पर आवाज ना उठे, हमारी जो ना अहली है उस पर उंगली ना उठे, उस पर कलम ना चले, उस पर माइक ना चले, उस पर एंकर प्रोग्राम ना करे। इनकी ये ख्वाहिश है, सिर्फ सिंध की ख्वाहिश नहीं है। ये बैड गवर्नेंस के मामले पे ये इन सब का इत्तेहाद होता है। अच्छा एमएम आलम साहब, एक और या फिर पार्टी हो। एमएम आलम साहब, एक और पहलू मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर कमेंट कर दें प्रोग्राम तक, इसके ऊपर हम वाइंड अप कर सकें। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो ज्यादातर फोकस है ना वो इस्लामाबाद की तरफ है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से लॉन्ग मार्च उनका कामयाब हो जाए या तहरीक अदम एतमाद लाने में वो कामयाब हो जाए। इसलिए कराची के ऊपर या ओवरऑल सिंध के ऊपर इस वक्त बिल्कुल भी फोकस नजर नहीं आता। और इनफैक्ट पूरी की पूरी मशीनरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस तरह के मामला को हैंडल करती हुई नजर आ रही है। क्या ये एक पहलू है कि कराची में ये जो मामला हैं इस वजह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? मुनीर भाई देखें, पीपल्स पार्टी कराची की स्टेक होल्डर नहीं है, ठीक है। ये जो बात हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। कराची की स्टेक होल्डर पीटीआई है, कराची की स्टेक होल्डर एमकेएम है। क्या अभी भी कराची की स्टेक होल्डर पीटीआई है? पहले तो ये बताएं। देखिए, पीटीआई स्टेक होल्डर है, उनको सीटें मिली है यहाँ से, कराची में मैंडेट, सीटों के एमकेएम को मैंडेट मिला है, ठीक है। इनके पास मैंडेट है और एमकेएम ने जान छुड़ाने के लिए कल का काम क्या करा है कि कल वो आईजी ऑफिस पर धरना देंगे, वहां पे आईजी साहब को याददाश्त पेश करेंगे कि शहर में लूटमार चल रही है, डाके हो रहे हैं। एमकेएम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। देखिए, एमकेएम भी कराची के साथ धोखा कर रही है, पीटीआई भी कराची के साथ धोखा कर रही है और पीपल्स पार्टी बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि इस वक्त इंतजामी मामला पीपल्स पार्टी के हाथ में है। इंतजामिया पीपल्स पार्टी, ट्रांसफर पोस्टिंग पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी को आगे आना पड़ेगा, वरना वो बिलावल का मुस्तकबिल भी डार्क कर देंगे। इन हरकतों से ये चीजें जो है ना आज गुजर रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये हो गई, खत्म हो गई, और ये रजिस्टर हो रही है, तारीख का हिस्सा बन रही है, शामिल होंगी, इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनेगी चीजें। ठीक हो गया। मैं मालम साहब ने अपना मौकफ दे दिया और यकीनी तौर पे ये जो तमाम तर गुफ्तगू है ये इसीलिए की जा रही है कि कराची में ये जो वारदातें हैं रुकने का नाम नहीं ले रही। और हमने आज एक बार फिर से इस टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि अगर ये सूरत हाल इस तरीके से जारी रही तो खुदा ना खास्ता ये मामलात मजीद अबतर हो जाएंगे, मजीद बदतर हो जाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं इस बात का खदशा है, डर है कराची के अवाम में कि 2012, 13, 14 वाली सूरत हाल फिर से ना हो जाए कि कराची की हर गली के अंदर एक नाका लगा हो और गली एक तरफ से बंद हो और दूसरी तरफ से इजाजत लेके जाना पड़े। कराची की हर सड़क पे हर शख्स इस बात के लिए खौफजदा हो कि कभी भी वो लुट सकता है। और ये सूरत हाल बढ़ रही है। आज ये मामलात महज स्ट्रीट क्राइम तक महदूद हैं, कल कोई इससे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं अगर इसको यहां रोका ना गया। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं जिनका इसका मैंडेट है, जिनको मैंडेट दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बेहतर तौर पे कराची के अमन को बहाल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। अपने होस्ट मिनट को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।